गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे, जिसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 समझाऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि स्वतंत्रता के समय की बात है, मीन्स कि 1947 के समय की बात है, जब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने भारत पर रूल किया, हमारा कृषि क्षेत्र यहाँ कैसा था, ब्रिटिश शासन के बाद की स्थिति यहाँ क्या थी, क्या यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद उतना प्रभावी था कि जितना होना चाहिए था, और इसके अलावा क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, यहाँ का ज़मींदार सिस्टम कैसा था। यहाँ हम बहुत सारे टॉपिक कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से समझेंगे और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम इसका टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम इसके ये टॉपिक कवर अप करेंगे, या ये टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि क्या हम इसमें समझेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या ये एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, क्या ये एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, क्या यहाँ लोगों की आय बहुत कम थी। तो यहाँ हम ये टॉपिक्स कवर अप करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कृषि क्षेत्र की स्थिति, जिसमें हम समझेंगे यहाँ कृषि क्षेत्र की क्या क्या स्थिति थी, किसानों पर क्या क्या जुल्म होते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे, क्या यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग इतना लाजवाब था जितना होना चाहिए था, क्या यहाँ ब्रिटिश बाजार ने आकर के भारतीय बाजार को बुरी तरीके से नष्ट करा था। इसके बाद हम विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, जानकी की रूपरेखा पढ़ेंगे, यहाँ का मृत्यु स्तर कैसा था, शिशु स्तर कैसा था, भोजन स्तर कैसा था, जनसंख्या कितनी थी। और इसके साथ हम पढ़ेंगे इसका व्यावसायिक ढांचा और आधारिक संरचना, कि यहाँ निवेश होता था इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और इसके कृषि क्षेत्र पर क्या ब्रिटिश सरकार ने निवेश किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटे छोटे जो पॉइंट मैंने शॉर्ट में बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट टॉपिक नंबर 1, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे बच्चों कि 1947 के समय हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं थी। याद रहे हम लोगों का टॉपिक क्या है कि 1947 के समय, कौन से समय की बात है, ये बात है 1947 के समय की बात है, जब हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं रही थी। ये मैं आप लोगों को 2 टॉपिक में समझाऊंगी। पहला, ब्रिटिश शासन से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं क्या थी, और दूसरा मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि ब्रिटिश शासन के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। तो हम 2 टॉपिक समझेंगे, एक बाद का, एक पहले का। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक जीवंत तथा समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। इसमें बोला है कि ब्रिटिश शासन से पहले की बात है, मीन्स कि जब हमारी कंट्री पर ब्रिटिश विदेश जैसा जो विदेश था वो रूल नहीं करता था, जब हमारी जो इंडिया इकोनॉमी थी वो बहुत तगड़ी एक मजबूत जीवंत अर्थव्यवस्था थी, साथ ही एक डेवलप अर्थव्यवस्था थी। और इसके अलावा यहाँ जो ज़मीन को जोतने वाले किसान होते थे वो अपनी ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो बच्चों आप लोगों को ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि ब्रिटिश शासन से पहले की हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था थी। ये एक डेवलप अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के किसान, जो भूमि को जोतने वाले किसान होते थे, वो अपनी भूमि के मालिक होते थे। यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग अपने उच्चतम गुणवत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और इसके अलावा यहाँ के रेशमी और सूती वस्त्र भी अपनी गुणवत्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। आई होप ये छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को समझ में आए हो कि ब्रिटिश शासन से पहले की हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि जैसे ही यहाँ भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, ब्रिटिश शासन के शुरू होने पर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। तो जाहिर था ब्रिटिश शासन ने रूल भारत में इसलिए स्टार्ट किया, केवल उसने अपने फ़ायदे के लिए ही इंडिया पर रूल को शुरू किया।
जैसे ही ब्रिटिश ने भारत पर रूल करना शुरू हुआ, वहाँ से कृषि क्षेत्र का शोषण आरंभ शुरू हुआ। क्या हुआ बच्चों? वहाँ से जैसे ही ब्रिटिश ने भारत पर रूल करना शुरू किया, वहीं से ही कृषि क्षेत्र का शोषण होना शुरू हुआ। ये टॉपिक आप लोगों को, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटिश ने क्या करा? भारतीय बाज़ारों का शोषण किया। मीन्स कि उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, भारतीय लोगों को प्रोत्साहित करा। क्योंकि क्या होता था भारत में, अभी तक जो भारतीय थे वो केवल हाथ से बनाए हुए वस्तुओं पर भी निर्भर थे। हालांकि वहाँ मशीन वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, बट जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे वो मशीन से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। तो भारतीयों ने ब्रिटिश की मशीन से बनी वस्तुएं होती थी उनको अधिक पसंद किया, ना कि भारतीय हस्तशिल्प जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती थी। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। ये पॉइंट बहुत सिंपल था बच्चों। यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय घरेलू बाजार का शोषण करना शुरू किया, और वो शोषण किस तरीके से हुआ उसका यही रीज़न था जो अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले समझाया, कि ब्रिटिश ने मशीन से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में उतार दिया। और अब भारतीयों ने, जहां भारतीय अपने हस्तशिल्प दैट इज हाथ से बने हुए वस्तुओं पर निर्भर था, अब लोगों ने हाथ से बनी हुई वस्तुओं को पसंद नहीं किया। लोगों ने ब्रिटिश मशीन से बनी वस्तुओं को अधिक पसंद किया। हम इसे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे टॉपिक वाइज। सो अब यहाँ क्या हुआ, आगे समझते हैं कि ब्रिटिश ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत से कच्चे माल के निर्यात को एप्रिशिएट किया। मीन्स कि अब ब्रिटिश उद्योग ने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए और एप्रिशिएट करने के लिए भारत से कच्चे माल को खरीदा। क्या करा बच्चों? आप लोग पहला स्टेप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ब्रिटिश ने पहले भारत से कच्चे माल को खरीदा, और उसने इस कच्चे माल के खरीदने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट बताया। इस प्रक्रिया को ब्रिटिश ने एप्रिशिएट किया। अब ब्रिटिश ने भारत से कच्चे माल के निर्यात को, मीन्स कि उसका कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश भारतीय से कहते थे तुम हमें कच्चा माल दोगे, तुम हमें खूब सारा कच्चा माल दोगे, और उसके बदले में हम तुम्हें नई नई वस्तुओं का, जो तैयार रेडीमेड वस्तुएं होती हैं, हम तुम लोगों को वो प्रदान करेंगे। बच्चों मीन्स कि इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी हुई। आप लोग खुद सोचो, एक विदेशी जो भारत से कच्चे माल को खरीद रहा है और उसके बाद उसको मशीन से बना करके, नई नई वस्तुओं को बना करके भारत में जा करके उसका आयात कर रहा है, उसको बेच रहा है। मीन्स कि वो भारत से कच्चा माल ले रहा है और वहाँ जा करके भारत को ही वो बेच रहा है। तो किस तरीके से भारत का बुरी तरीके से बाजार का शोषण शुरू हुआ। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी 1 मिनट पीछे जा कर के इस टॉपिक को आप दोबारा समझ लो, जिससे कि आप लोग आगे का बहुत अच्छे से समझ पाओ। अब हम यहाँ से विशेषता शुरू करते हैं। ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये टॉपिक अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कुछ साल पहले, जिसमें ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इंक्लूड होता है बच्चों, जिसमें इसका क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसके अंदर हम टोटल, इसमें हम 6 पॉइंटों को समझेंगे और बारी बारी से समझेंगे कि किस पॉइंट के अंदर हमें क्या समझना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, गतिहीन अर्थव्यवस्था दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था, पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या होती है। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसके अंदर हमारी आय में जो हमारी इनकम होती है उसमें बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि गतिहीन अर्थव्यवस्था, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की इनकम में, समझते हो आप, इनकम जिससे आप लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, आपकी जीविका का साधन, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी या वो बहुत कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1947 के समय, मीन्स की स्वतंत्रता के समय, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती थी।
अब हमारे भारत देश पर ब्रिटिश सरकार का रूल था, तो अब यहाँ 100% था कि अगर लोगों की आय बहुत कम भी है तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए या उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाली थी। और इसके अलावा जो यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने हमारे भारत की राष्ट्रीय आय, डेट इज नेशनल इनकम आप समझते हो ना, प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय। अब ब्रिटिश सरकार ने वहाँ की प्रति व्यक्ति आय का या राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का कभी आकलन करने का परिणाम किया ही नहीं। मीन्स कि उन्होंने ऐसा सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की, या उन्होंने पता करने की कभी कोशिश की ही नहीं कि हमारी नेशनल इनकम या प्रति व्यक्ति आय या हर व्यक्ति कितना आय कमाता है। कभी कोशिश ही नहीं की उस चीज़ को जानने की। किंतु लेकिन हमारे कुछ भारतीय महान व्यक्ति थे जो आगे आए और उन्होंने नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। हालांकि जब उन्होंने इस चीज़ का आकलन किया, मीन्स उसके बारे में छानबीन की, तो उसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी नेगेटिव निकले थे। बट फिर भी उन्होंने अपने तरीके से कहीं ना कहीं बहुत से प्रयास किए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। और वो महान व्यक्ति कौन थे, आप लोग इसे मेरे साथ बोलते जाओ। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, VKRV राव, RC देसाई कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास किया। मैं इस टॉपिक पर डाल देती हूँ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया बहुत इम्पोर्टेंट था। ये क्वेश्चन में 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास किन महान व्यक्तियों ने किया। तो आपको इन महान व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास किया। मीन्स कि ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम या हर एक व्यक्ति की कितनी इनकम है उसका आकलन करने का प्रयास किया। हालांकि जब इन्होंने इसका आकलन किया, मीन्स कि जब इसका उन्होंने रिज़ल्ट पाया तो उन्होंने पाया कि रिज़ल्ट काफ़ी नेगेटिव था। हालांकि रिज़ल्ट नेगेटिव था, उन्होंने उसमें पाया कि लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा था। मीन्स कि जो एक व्यक्ति की बेसिक नीड होती है, जैसे भोजन हो गया, शिक्षा प्राप्त करना, स्वच्छता हो गया, वो काफ़ी वो काफ़ी था लो। क्या था वो बच्चों, वो काफ़ी कम था। लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा था। और इसके अलावा यहाँ महामारी और भूखमरी बार बार होने वाली घटनाएं थी। मीन्स कि यहाँ भूखमरी और महामारी ऐसी घटनाएं थी जो यहाँ अक्सर देखने को मिलती थी। सो आई होप आप लोगों को ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इसका फटाफट से सेकंड पॉइंट कवर अप करते हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, क्योंकि इस सेकंड पॉइंट का है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो बच्चों, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें लोगों की आय जो होती है, जो लोगों की इनकम होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है, जिसमें लोगों की आय बहुत कम, बहुत नीचे लेवल की होती है, बहुत लो लेवल की, बहुत ज़्यादा लो लेवल की। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1947 के समय, स्वतंत्रता के समय, जो हमारी इंडिया इकोनॉमी थी वो गतिहीन अर्थव्यवस्था के साथ साथ पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें लोगों की आय बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सन 1947 से 48 की बात करें हम, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र कितनी थी, सिर्फ 230 थी। आगे का पॉइंट समझते हैं इसका। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन, खाने के लिए भोजन नहीं उपलब्ध होता था, पहनने के लिए वस्त्र उपलब्ध नहीं होते थे, रहने के लिए जगह। मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो था वो एक गरीबी के पार्ट को बहुत बुरी तरीके से झेल रहा था। और इसके अलावा इसके अंदर, क्योंकि भारतीय उद्योग जो था वो अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, बट जैसे ही ब्रिटिश शासन आया उन्होंने मशीन से बने प्रोडक्ट को भारतीय बाजार में उतारा, जिसके कारण भारतीय लोगों का हस्तशिल्प उद्योग भी
बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल गिर गया। तो इस कारण यहाँ निर्धनता को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। आई होप आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इसका फटाफट थर्ड पॉइंट समझते हैं, कृषि का प्रभुत्व, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से कितना प्रतिशत भाग हमारे कृषि क्षेत्र में भारत में लगा हुआ था। क्योंकि स्वतंत्रता के समय की बात है, जब ब्रिटिश ने भारत पर रूल कर लिया था, तो भारतीय लोगों के पास कृषि ही एक ऐसा स्रोत था, या इनका एग्रीकल्चर ही एक ऐसा रिसोर्स था जिसमें अधिकांश जनसंख्या अपने रोजगार के लिए इस क्षेत्र के ऊपर लगी हुई थी। मीन्स कि लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं था जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके। हाँ, उनके पास हस्तशिल्प उद्योग था, लेकिन वो तो बर्बाद हो चुका था क्योंकि ब्रिटिश ने अपने मशीन से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में उतारना शुरू किया था। तो लोगों के पास कृषि ही एक ऐसा रिसोर्स था जिससे वे अपनी इनकम को बढ़ावा देते थे या इनकम उससे प्राप्त करते थे। हालांकि जिससे उनकी इनकम में बहुत कम वृद्धि होती थी या कोई वृद्धि नहीं होती थी, बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। देश की कार्यशील जनसंख्या का अब आप खुद सोचो कि एक जो पूरे देश में 72% जनसंख्या है, वो 72% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी है। मीन्स कि आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, और उसका कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू में योगदान कितना है? उसका योगदान है केवल 50%, जो इस क्षेत्र के काफ़ी पिछड़ेपन को दर्शाता है। अब आधे से ज़्यादा जनसंख्या एक ही काम को कर रही है, वो है कृषि क्षेत्र, और उस कृषि क्षेत्र से निकलने वाला योगदान जीडीपी में केवल 50% है। तो ये इस क्षेत्र के कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ेपन को दर्शाता है। अब हम इसका 4 पॉइंट समझते हैं। निराशाजनक उद्योगीकरण, इसके अंदर यही वाला था जो मैंने समझाया कि ब्रिटिश शासन ने अपने मशीन से बने वस्तुओं को भारतीय बाजार में उतार दिया, जिसके कारण भारतीय बाजार के जो हाथ से बनी वस्तुएं होती थी, हस्तशिल्प वस्तुएं होती थी, वो बुरी तरीके से गिर चुकी थी, डाउन हो चुकी थी। लोगों ने अब मशीन से बनी वस्तुओं को अधिक पसंद किया, ना कि हाथ से बनी हुई हस्तशिल्प वस्तुओं को। तो यह था हमारा चौथा टॉपिक, 4th पॉइंट, निराशाजनक उद्योगीकरण। इसके अलावा जो उसका निराशाजनक था वो इसलिए भी था, जो हमारा भारतीय था, जो हमारा भारत देश था, वो अपनी पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कि मशीनरी हो गए, प्लांट हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दैट इज़ पूंजीगत वस्तुएं। उन वस्तुओं पर जो भारतीय था वो ब्रिटेन से आयात पर निर्भर था। मीन्स कि जो भारत था वो अगर उसे एक मशीन भी चाहिए होती थी तो वो उसे ब्रिटिश से ख़रीदता था, तब उसके पास मीन्स कि वो आयात करता था। आयात का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को ट्रिक से लिखवा देती हूँ। आयात का मतलब होता है आया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है तो उसका मतलब क्या हो गया, आया। आयात का मतलब क्या होता है, आया या आना, क्योंकि बड़ा आ है, बड़ा आ से आयात और बड़ा आ से आना या आया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका, आयात पर भारी निर्भरता। देश की मशीनरी, मीन्स किसने बोला है, अब जो हमारा भारतीय देश था वो केवल मशीनरी के लिए ही जो हमारा भारत देश था वो केवल मशीनरी के लिए ही ब्रिटिश पर निर्भर नहीं था, बल्कि वे तो उपभोक्ता वस्तुओं पर भी काफ़ी निर्भर था। मीन्स कि अगर उसे कृषि क्षेत्र के लिए कोई भी रिसोर्स चाहिए होता था तो वे ब्रिटिश पर निर्भर करता था कि ब्रिटिश से तब आएगा मशीनरी वगैरह या कोई भी उपकरण, कोई भी रिसोर्स, तो आगे का प्रोसेसर तब शुरू होगा। इसके अलावा जो भारत था वो केवल पूंजीगत वस्तुओं तक ही सीमित नहीं था, वो उपभोक्ता वस्तुओं पर भी ब्रिटिश पर निर्भर था। जैसे कि क्या, सिलाई मशीन हो गया, दवाइयाँ हो गया, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, ये एक बेसिक वस्तु है जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है। तो हमारा भारत अपने बेसिक नीड्स के लिए भी एक ब्रिटिश देश पर निर्भर था। आगे का पॉइंट समझते हैं, सीमित शहरीकरण। इसके नाम से पता चल रहा है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। मीन्स कि यहाँ का जो शहरीकरण था वो बहुत कम था। ये कब की बात है, ये बच्चों 1947 के समय की बात है, जब जो हमारा लगभग जनसंख्या का
14% जो केवल 86% भाग जो था वो गांव में रहता था। कितना भाग बच्चों? जनसंख्या का 86% भाग गांव में रहता था। ये कब की बात है? ये 1947 से 48 के पीरियड की बात है, मीन्स के स्वतंत्रता के समय की बात है, जब 86% जो जनसंख्या है हमारी वो गांव में रहती थी। और इसके अलावा जो केवल 14% जनसंख्या थी वो शहरी क्षेत्र में रहती थी। तो यहाँ देखा जाए तो सीमित शहरीकरण था, मीन्स की जो शहर में लोग रहते थे उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, केवल 14% थी, केवल 14% थी। और वहीं जो लोग गांव में रहते थे उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उनकी कितनी थी? उनकी थी बच्चों 86। तो ये कहीं ना कहीं निर्धनता को प्रदर्शित करता है, गरीबी को प्रदर्शित करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कृषि के बाहर अवसरों की कमी थी, मीन्स कि अब गांव में खेती बाड़ी होती है, अब लोग अपने रोजगार के लिए वहीं पर ही रहते थे। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी 5 मिनट पहले बताया था कि लोगों की दृष्टि में जो कृषि क्षेत्र था वो एकमात्र ऐसा रिसोर्स है जिससे वे अपनी रोजगार प्राप्त करते थे। तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए, जिससे उनको बहुत कम या कोई भी वृद्धि प्राप्त नहीं होती थी उनके रोजगार में, उस पर वो लोग काफ़ी डिपेंड थे, इसलिए वो गांव में उनकी जनसंख्या ज़्यादा रहती थी। लास्ट पॉइंट समझते हैं, अर्ध सीमित अर्थव्यवस्था। मीन्स किसने बोला है? अब स्वतंत्रता के समय 1947 के समय जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो ना तो सीमांत अर्थव्यवस्था थी ना ही पूंजीवाद, मीन्स कि ना तो वो सरकारी थी ना वो प्राइवेट थी, ये इन दोनों का मिश्रित रूप थी। मीन्स कि इसको अर्ध सीमांत अर्थव्यवस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? इसको कहा जाता था अर्ध सीमांत अर्थव्यवस्था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ना तो ये सीमांत अर्थव्यवस्था थी, सरकारी अर्थव्यवस्था जिसमें सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, ना ही ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था थी, ना ये प्राइवेट यानी कि जिसमें सरकार अपने फायदे के लिए ही काम करती है। तो एक सीमांत अर्थव्यवस्था थी, मीन्स कि अगर कहें तो दोनों का मिश्रित रूप थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? भारत देश में रेलवे, बंदरगाह, डाक और तार क्या होता है? डैट इज कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं, टेलीफोन के ज़रिए बात करते हैं, ऐसे उस टाइम पर एक सिस्टम होता था, डाक तथा तार। आप इसे देखना गूगल पे सर्च करके, डाक तथा तार, तो एक आपको अजीब सा टेलीफोन उसमें दिखाई देगा का विकास हुआ। तो बच्चों मतलब ब्रिटिश ने रेलवे, बंदरगाह, डाक और तार का विकास किया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया इससे भारत को फ़ायदा होगा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ब्रिटिश को फ़ायदा हो। अगर हम देखें इसको तो ब्रिटिश को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? जैसे डाक और तार के ज़रिए ही जल्दी एक दूसरे को भारत से बैठे बैठे ब्रिटिश में इंफॉर्मेशन भेज सकते थे। रेलवे का क्यों हुआ? ताकि ये भारत से कच्चे माल के ढेर सारे निर्यात को रेल में भर के ले जा सके और वापस बने बनाए हुए आयात को, मीन्स की जो वस्तुएं बन चुकी हैं उनका आयात भारत में उन्हें ला करके ढेर सारे सामान को रेलवे के ज़रिए भारत में आकर के बेच सकें। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि ब्रिटिश सरकार ने इन सब की स्थापना की, किंतु भारत के फ़ायदे के लिए नहीं, केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपने शोषण की प्रक्रिया को और तेज़ी के साथ बढ़ाने के लिए। सो बच्चों अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कृषि क्षेत्र की स्थिति, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक 1 समझाया है, जिसमें हमने भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थाएं स्वतंत्रता की विशेषताएं समझी हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जब तक के लिए गुड बाय।